हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम बेटा आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेशंस का बेटा नाम है 10th मैथ त्रिकोणमिति में आप पढ़ने वाले हैं बेटा ऊंचाई दूरी, वो भी आप 4 अंकों वाले क्वेश्चंस, 4 अंक वाले सवाल। 4 अंक वाले सवाल में आपके लिए पहला एग्जाम्पल है ये बेटा 2019 कई बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। क्या कैसे हल करेंगे? इससे पहले वीडियो में मैं आपको चित्र के विषय में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में बता चुका हूं। मैंने ये भी आपको अवगत करा रखा है कि आप इन सवालों को लगाने के लिए आप सारणी को बेटा याद रख कर ले, परिमेयकरण जैसी समस्याओं को आप थोड़ा सॉल्व करना सीखें ताकि इन सवालों को लगाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। बिना समय गंवाए हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जरा ध्यान दें क्या है सवाल, जरा ध्यान दें। पहले आप हल डालेंगे, हल में आप क्या करें, इस क्वेश्चन को रीड करें। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो आपको क्या करना है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन का शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 45 अंश। यह ध्यान दे यहाँ पर 2 नाम आए हैं। कौन कौन से बेटा नाम? एक नाम आया है टावर, एक नाम आया है भवन। जबकि भवन से शिखर को देखा गया, इसका डायरेक्टली अर्थ हो गया कि आपका जो टावर है वह बेटा क्या है, अत्यधिक लॉन्ग है, बड़ा है भवन से। क्षैतिज हमने बनाया, ऊर्ध्वाधर पर हमने क्या स्थित कर दिया, हमने टावर बना दिया। अब इस टावर क्षैतिज में क्या है, क्षैतिज में बेटा एक भवन है। चला ध्यान दे, यह एक भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। हमने आपको प्रदर्शित कर दी। यह बेटा यहां से यहां तक कितना होने वाला है, 7 मीटर। पुनः एक बार ध्यान दे, 7 मीटर ऊंचे भवन के, तो भवन हो चाहे टावर हो दोनों ही क्षैतिज पर स्थित रहेंगे। तो भवन की ऊंचाई टोटली कितनी है बेटा, 7 मीटर है। हमने भवन नाम दे दिया इसको। भवन के शिखर से, भवन का शिखर ले लिया हमने, भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखा गया। कहाँ देखा जाता है बेटा, टावर के शिखर को देखा गया। का उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 अंश। जब नीचे से आप ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण ही बनता है। कब तक नहीं बनने वाला, जब तक आप एक सीधी रेखा को खींचेंगे नहीं। ये बेटा कितना बन गया, 45 अंश बन गया। पहली स्थिति आपकी कवर हो गई। अब आपको क्या करना है बेटा, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। पुनः ध्यान दें, किसके पाद से बेटा, यहाँ पर एग्जैक्ट कहा जा रहा है कि भवन के पाद से। कहां से बेटा, भवन के पाद से, मतलब उसके पैर से निचले वाले हिस्से से बेटा पुनः भवन के शिखर को देखा गया। तो पुनः कितने अंश का कोण बनता है बेटा, 60 अंश का कोण बनता है। यह बात आपको पहले चित्र में दर्शानी है। तो टावर की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या आप देख पा रहे हैं, थोड़ा तिरछा बना हुआ, थोड़ा सीधा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप नामिनेशन कर दे, A B C D E। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये भी बेटा 7 मीटर रहने वाला है, एग्जैक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर रहने वाली है। तो जितनी ये भुजा रहने वाली है उतनी ही भुजा ये बेटा रहने वाली है। अर्थात तो आप ये भी कह सकते हैं क्या BC AD के बराबर रहने वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट रहने वाला है। आयत जैसी आकृति आपको दिखने लगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको टावर की ऊंचाई चाहिए। तो आप क्या करें, आप मान लें कि इतनी ऊंचाई बेटा कितनी है आपकी, H शेष। ध्यान दें, इसको आप क्या कर ले बेटा, इसको आप x मान लें। क्या मान लें, x मीटर। ये बेटा x मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी बेटा आपका x मीटर ही होने वाला है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। जो चीजें हमने चित्र में प्रदर्शित की उनको एक बार आप अपने नोटबुक पर प्रदर्शित करें। कैसे करेंगे, जरा ध्यान दें। आप लिखेंगे, माना क्या है
सीई, माना सीई एक टावर है। क्या है बेटा? टावर है, जिसकी टोटली ऊंचाई क्या बन जाएगी? जिसकी ऊंचाई आप चाहें तो कैपिटल एच कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच कितना ही हो जाएगी बेटा? 7 + एच मीटर है। समझे बात को? जरा समझे। आप क्या कर ले, टोटली टावर की ऊंचाई हम कैपिटल एच कहते हैं, दिक्कत नहीं है। क्या बनने वाली है? यदि आप इधर से इधर तक को और इस बिंदु से इधर तक को आप क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे बेटा, तभी आपकी टोटली टावर की ऊंचाई निकलने वाली है। आप इतनी ऊंचाई को क्या कह चुके हैं? एच मान चुके हैं। नीचे वाला हिस्सा आपको पता है 7 है। यदि 7 में एच का मान पता चल जाए तो आपको टावर की टोटली ऊंचाई पता चल जाएगी। तो आप क्या करेंगे? तथा दूसरा क्या मान चुके हैं? लिखेंगे ऊंचाई इतनी है, तथा आप क्या करें? तथा भवन नाम दें ए बी बराबर कितना है भाई? 7 मीटर भाई, 7 मीटर है आपका। इसके बाद आप कोणों को लिखेंगे। कोण कौन कौन से दिए गए बेटा? आपका कोण दिया गया कोण ई ए डी आपका 45 अंश। कोण दूसरा कौन सा दिया गया? कोण दिया गया ई बी सी आपका 60 अंश। पुनः आप लिख दें माना बी सी बराबर ए डी बराबर एक्स मीटर। क्या ये सारी की सारी आप जानकारी लिख पाएंगे? मेरे हिसाब से आप लिख जाएंगे। इस तरीके के जैसे जैसे मैं बेटा आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, अपनी आप नोटबुक से इसी तरीके के आप छटनी करके क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। जो भी किसी तरीके की समस्या आएगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। जरा ध्यान दें। अब हम बेटा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए देखें जरा क्या करना पड़ेगा। हमें बेटा त्रिभुज लेने पड़ेंगे। मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज, अभी आपको 2 कोण दिए गए हैं, अर्थात आपको 2 समकोण त्रिभुज चाहिए। तो पहला समकोण त्रिभुज किधर नजर आ रहा है? एक समकोण त्रिभुज इधर नजर आ रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर नजर आ रहा है। तो आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। आप लिख दें त्रिभुज, क्या लिखेंगे? ए डी ई में। ध्यान दें, ए डी में आप जैसे हल करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाने वाला है, जरा समझे इसको। ए डी ई करेंगे तो आप क्या करेंगे? यदि आपको दिक्कत है तो पुनः मैं बता रहा हूं, बार बार रफली क्या करेंगे? लाल बटा कक्का करेंगे। आप करने वाले हैं तो क्या कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं? इधर आप tan थीटा लगाने वाले हैं। क्या क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि थीटा इधर है, थीटा के सामने आपको लंब ज्ञात करना है, आधार ये भी ज्ञात करना है, हमें दोनों का रिलेशन निकालना है। इसके बाद आपको कर्ण चाहिए ही नहीं, इसीलिए केवल tan ही हमारे लिए उचित फार्मूला होने वाला है। तो क्या करेंगे आप? tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा और फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो क्या करने वाले हैं? थीटा कितना है इस त्रिभुज में? ए डी ई में कोण कितना दिया गया बेटा? आपका थीटा का मान बेटा दिया गया 45 अंश। आप 45 अंश लिखेंगे। लंब क्या है आपके लिए इस त्रिभुज में? लंब है आपका डीई, आप डीई लिख सकते हैं, बटा आधार क्या है आपका बेटा? आधार है एडी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करें? tan 45 का मान 1 होता है, डी का मान h है, एडी का मान x है, बटा 1 करके क्या कराएंगे आप? करनी गुणा करा दें तो आपका h बराबर x निकल आएगा। समीकरण नंबर 1। क्या ये बात आप समझ पाए? 1 का गुणा h से कराएंगे h आने वाला है, इसके बाद बराबर लगाएंगे, x गुणा 1 से कराने वाला x। यह ध्यान, विद्यार्थियों की जो फंसने की समस्या हो जाती है सवाल करते समय, वह कहीं ना कहीं आप जटिल समस्या बना लेते हैं आसान समस्या को भी। कैसे? हमें ज्ञात क्या करना है? h, यहाँ क्या चल रहा है? h और x दोनों चल रहा है। तो हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम x का मान अन्य जगह जहां भी आएगा रख देंगे, ताकि वह समीकरण पूरा का पूरा h के पद में हो जाए और h का मान हमारा आसानी से निकल आए। जरा ध्यान दें। इसी प्रकार क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे आप। पुनः कौन सा त्रिभुज? दूसरा आप समकोण त्रिभुज मैंने पहले ही बता दिया कि ई सी बी या बी सी ई कर सकते हैं भाई। बी सी ई में क्या करने वाले हैं? पुनः ध्यान दें। आप क्या लगाएंगे? यहां भी देखेंगे आपको थीटा का मान दिया गया, लंब में आपको h चाहिए, जबकि आधार आपको ये भी पता नहीं है, लेकिन रिलेशंस इन्हीं के बीच में चाहिए, इसीलिए हम tan पुनः फार्मूला लगाने वाले हैं।
ध्यान दें बेटा, टेन थीटा बराबर क्या बनने वाला, लंब बटा आधार बनने वाला है। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा तो क्या होने वाला है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आगे आने वाला है ये टेन थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा बेटा 60 अंश होने वाला है। लंब क्या है, इस त्रिभुज के लिए लंब बनने वाला है आपका सीई, अपॉन आधार क्या रहने वाला है बीसी। सीई लंब बन जाएगा, इस थीटा के लिए आधार बनने वाला है बीसी। आप इसके मान रख दें, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान बेटा होता है √3। सीई का मान कितना है, सीई दो टुकड़ों में बटा हुआ है, CD प्लस DE। CD का मान 7 और DE का मान H है। टोटली अगर मान रखेंगे तो 7 प्लस H बनने वाला है, अपॉन BC। BC को आप x मान चुके हैं, अपॉन 1 करेंगे, करनी गुणा कराएंगे, x गुणा इससे करेंगे इतना आएगा, इसका गुणा इससे कर दें तो पहले क्या करेंगे 1 का गुणा इससे करेंगे तो 7 प्लस H आने वाला है, इक्वल किया, x गुणा इससे करेंगे तो क्या आने वाला √3x। क्या आप इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं, श्योर आप समीकरण इसको 2 कह सकते हैं। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो जटिल प्रक्रिया शुरू होती है, उस जटिल प्रक्रिया से बचाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाएं। कैसे लगाना है जरा ध्यान दें। आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा केवल और केवल ऊंचाई। तो हमारे पास ऊंचाई तो h है, इस ये ऊंचाई इसकी भी जरूरत है, हमें चाहिए टोटली ऊंचाई, लेकिन इस ऊंचाई की सहायता से हम टोटली ऊंचाई निकाल सकते हैं, अर्थात स्मॉल h का मान चाहिए, हमें x की कोई जरूरत नहीं। तो क्या करें, लिख दें आप समीकरण नंबर 1 से, ध्यान दे बेटा क्या लिखने वाले हैं आप, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर कहाँ पे रखने पर, 2 में रखने पर क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। क्या करेंगे, h जो का त्यों रहने वाला है, सॉरी 7 जो का त्यों रहने वाला है, h ये भी जो का त्यों रहने वाला है, इक्वल √3 रहने वाला है, एज क्या लिखा है x की जगह पर क्या लिखने वाले हैं बेटा, आप h लिखने वाले हैं। h को आप पश्चांतर कर लें, इसको उधर ले जाएं तो 7 जो का त्यों रहने वाला है, √3 है ज्यों का त्यों, h इधर प्लस का है, उधर जाएगा बेटा माइनस का h हो जाएगा। क्या बन गई कंडीशंस बन गई, आप √3 को √h को बेटा क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। h इन दोनों में है, कॉमन किया, क्या बचा √3 बचा, इधर -1, h बाहर निकला, केवल क्या गुणांक में रह जाएगा 1। क्या बात है आपको समझ में आई। इसी क्रम में इसको आगे हम बढ़ाते हैं बेटा, जगह की थोड़ी हो सकती है कमी हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्या बचा, इसको बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या h ज्यों का त्यों रहे, h गुणांक में उसके √3 - 1 इक्वल 7, ऐसा ही हम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें हमें h का मान चाहिए, तो h बराबर हो जाएगा 7 बटा √3 - 1। अब आपके लिए समस्या कहाँ पर है, आप ये अपरमेय संख्या रूप में चल रही है, इसको जरा थोड़ा सा और कैलकुलेट करें ताकि अपरमेय में रहे लेकिन हर में ना रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, माइनस इतना, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस √3 - 1 है। आप दो पद है इसमें तो आप चिन्ह बदल के कराएंगे, यदि सिंगल पद का मसला होता तो आप अंडर वाली संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कराकर ही केवल करा देते गुणा, तो आपका परिमेयकरण हो जाता। अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें जस्ट नाउ आप इसके नीचे भी ऐसा ही लिखने वाले हैं। तो क्या फार्मूला बनने वाला है, तो h इक्वल बनने वाला है 7 ज्यों का त्यों √3 + 1 अपॉन क्या बनने वाला है, आप नीचे देख पा रहे हैं कि एक कोष्टक में जुड़ रहा है, एक कोष्टक में घट रहा है। मैं उसको बार बार इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कौन सा फार्मूला लगता है, इसके विषय में काफी चर्चा भी हो चुकी है, पुनः मैं एक बार लिख दूंगा, जरा ध्यान दें। तो क्या बनने वाला है, ये सूत्र बनने वाला है √3 का वर्ग -1 का वर्ग, अर्थात h का मान क्या बनने वाला है 7 √3 + 1 अपॉन कितना आएगा, इससे √3 से कट जाएगा, ये √3 2 को काट देगा, क्या बचने वाला है 3, 1 का वर्ग करेंगे बेटा 1 आने वाला है। h कितना बच गया बेटा 7 √3 + 1 बटा 2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, जगह थोड़ा इसको जरा मेट दें, जगह की बेहतरीन कमी पड़ रही है भाई। अब जरा ध्यान दें,
क्या ये एच का मान निकल के आ गया बेटा आपका? कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करें, इससे इसको काट भी सकते हैं। तो क्या आने वाला है बेटा? 3.5 आ जाएगा। अर्थात एच बराबर क्या बनने वाला है? एच बराबर बनने वाला 3.5 अंडर रूट 3+1। ये स्मॉल एच का मान आया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अतः टावर की, किसकी बेटा? टावर की कुल ऊंचाई। ये ध्यान दें, आप चाहें तो अंडर रूट 3 का भी मान रख सकते हैं, रख करके आप जोड़ के उसको गुणा कराना पड़ेगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली ऐसा रख दें। क्या हो जाएगी? कैपिटल एच बराबर सेवन प्लस स्मॉल एच था। आप क्या करेंगे बेटा? 7 जो कहते हैं, स्मॉल एच का मान है 3.5 अंडर रूट 3+1। क्या करने वाले हैं? अब आप इसको सॉल्व कर दें। यदि आप ऐसा कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं जरा ध्यान दें। 7/2 था, 2 7 कामन लेते, 1/2। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या करने वाले हैं आप? 7 जो कहते हो रखें, आप 3.5 अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराने वाले हैं, 3.5 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दे तो कितना हो जाने वाला है? 7 इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, मतलब 10.5 प्लस 3.5 अंडर रूट 3। यही आपका आंसर होने वाला है। यदि और थोड़ा करना है आप अंडर रूट का मान रख दें, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं मीटर आंसर। क्या लिख देंगे? आता टावर की टोटल ऊंचाई हो जाएगी 10.5 प्लस 3.5 अंडर रूट 3 मीटर। क्या ये बात आपको विद्यार्थियों समझ में आई? यदि नहीं आ पा रही है, कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें। अब हम बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा इसको नोट कर लें। इसी क्रम में बेटा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः क्या बनते बेटा? 30 अंश और 45 अंश है। पुनः एक बार ध्यान दे बेटा, क्या कहा गया है? एक बहुमंजिल भवन है, हमने सबसे पहला एक बहुमंजिल भवन बनाया। इस बहुमंजिल भवन से के शिखर से ही एक दूसरे भवन के शिखर को देखा गया, तो हमने एक ए बी एक क्या कर दिया? एक दूसरा भवन बना लिया। इस बिंदु ई से, ई क्या है? बहुमंजिल भवन का शिखर है। इस शिखर से इस भवन के शिखर को देखा गया, तो आपका क्या कोण बनने वाला है बेटा? 30 अंश। 30 अंश बना। यह रेखा यदि हम नहीं खींचते तो आपको यह 30 अंश बनने वाला नहीं था। 30 अंश ये बना, तो 30 अंश ये बनने वाला है। क्यों बनने वाला है जरा ध्यान दें, क्योंकि ये बेटा एकांतर कोण से किससे बनने वाला है? एकांतर। यदि दिक्कत है तो एक बार मैं पुनः आपको इसको समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान दें। इस तरीके की स्थिति बनती, पहले जरा ध्यान दें, इस तरीके का स्थिति बनाना था। इसको जरा थोड़ा रेज कर दें, इसको भी जरा थोड़ा रेज कर दें। अब क्या समझे एक बार? कहता है ये जो बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर से भवन के शिखर को देखा गया, तो कितने अंश का बेटा कोण बनता है? 30 अंश का। यदि मैं 30 अंश लिख दूं तो तब तक नहीं बन सकता जब तक दो रेखाएं नहीं है, बनना इधर है। तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा इस भुजा के समांतर एक रेखा इधर खींचनी पड़ेगी। यह ध्यान दें, आपका 30 अंश बना। 30 बना तो आपका 30 अंश इधर बनना है। यह भी कोण तब तक नहीं बन सकता जब तक ये रेखा खींची ना जाए, अर्थात इन दोनों रेखाओं को खींचना पड़ेगा, तभी ये वाले कोण आपके संभव हो पाएंगे। ये दोनों बेटा कैसे रहना है? समांतर रहना है। इसी कारण से एकांतर कोण से 30 अंश, इसके अपोजिट 30 अंश ये यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि आपने शिखर को देख लिया तो 30 अंश का कोण बन गया। अब बहुमंजिल भवन के शिखर से पुनः आपको बेटा जो भवन है उसके आपको कहाँ देखना है? तल को देखना है। तल को देखेंगे तो कितने अंश का अवनमन कोण बनता है? 45 अंश का। एक रेखा समांतर हम खींच चुके हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ से यहाँ तक आप बनाएंगे बेटा 45 अंश। क्या बात समझ में आई? शिखर से आप इसके तल को देखेंगे तो शिखर से आती हुई रेखा ये है, यह रेखा
और इस रेखा के बीच का कितने अंश का कोण बनने वाला, 45 अंश। ये बेटा कौन सा कोण है, अवनमन कोण है, तो जस्ट अपोजिट इसके यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका 45 अंश। ये वाली भुजा इसके भी समांतर रहने वाली है, ये भुजा इसके भी समांतर रहने वाली है। इसी कारण से एकांतर कोण से ये सब आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहे हैं। हमने नामिनेशन आपको दे रखा है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप चित्र नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कम से कम 2 या 3 बार उसको थ्योरी को आप जरूर बांचें, और बांचने के बाद या रीड करने के बाद आप चित्र को बनाने का प्रयास करें। जैसे चित्र बनता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अब चित्र के अनुसार इसकी हम थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। हल में क्या लिखना है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, जरा ध्यान दें। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई टोटली चाहिए, और 2 भवनों के बीच की दूरी हमें चाहिए। तो क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दें। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको ये भुजा पता है, तो ये भी बेटा क्या रहने वाली है, 8 मीटर रहने वाली है। क्या आप जानते हैं, आज जितनी भुजा ये रहेगी उतनी भुजा ये रहने वाली है। किसी को दिक्कत, जितनी भुजा ये रहेगी उसके समांतर ये रहने वाली है। तो आप इसको क्या कर लें बेटा, 100 मीटर मान लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मानना पड़ेगा, आपको y मीटर बेटा मानना पड़ेगा। जरा ध्यान दें, d से e तक आप y मान लें, c से d तक आपकी 8 सेंटीमीटर ही रहने वाली है, क्योंकि भवन के समक्ष रहना है इसको। x BC रहेगा तो AD भी x का आप x ही रहने वाला है। चाहे तो आप इसको भी यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, अब इस चित्र के विषय में हम लिखेंगे। लॉन्ग रूट आपको तय करना पड़ेगा, इसके लिए जरा ध्यान दें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, CE, माना CE एक क्या है बेटा, बहुमंजिल भवन। भवन तो ये भी है बेटा, वो भी भवन ही है, लेकिन वह बहुमंजिल है। ये केवल एक ही खंड का है बेटा, बहुमंजिल क्या है बेटा, भवन है एक, जिसकी ऊंचाई, जिसकी कुल ऊंचाई, चाहे तो आप कुल लिख सकते हैं, कुल ऊंचाई क्या होने वाली है बेटा, कुल ऊंचाई आप चाहे तो इसको कैपिटलाइज कह सकते हैं। क्या होने वाली है, कैपिटलाइज जो बनने वाला है, आप 8 + y मीटर्स करने वाले हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप कोणों के विषय में लिख दें। आपको दिया है कोण, क्या, EAD आपका क्या है बेटा, 30 अंश है। कामा दूसरा कोण क्या बन रहा है बेटा, कोण EBC, ये भी बेटा कितना है आपका, 45 अंश है बेटा। कोई दिक्कत, शेष क्या बचा, शेष बचा आप देखेंगे पुनः, माना BC इक्वल, इसके समांतर है AD बराबर x मीटर, तथा आप क्या करेंगे, तथा आप दूसरा मानेंगे, क्या लिख दें आप, DE बराबर कितना है बेटा आपका, y मीटर है। ये ध्यान दें, आप यहाँ y मान चुके थे, मैंने इसको नामिनेशंस के साथ आपके लिए लिख दिया। आप चाहे तो AB एक भवन ये भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तथा ये भी लिख दें आपको, तथा आपको पता है कि AB बराबर कितना है बेटा, AB बराबर CD बराबर आपका कितना है बेटा, 8 मीटर। AB क्या है, भवन है। क्या यह जानकारी आप लिख पाएंगे, श्योरली सर हम लिख लेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे, अब हम क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, आपको कितने त्रिभुज लेने पड़ेंगे, 2 त्रिभुज। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही कोण दिए हैं, तो हमें 2 ही समकोण त्रिभुज बेटा क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। सबसे पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा बेटा, समकोण त्रिभुज लेंगे आप। समकोण त्रिभुज आप लेंगे ADE में, ADE लिया आपने, क्या करने वाले हैं, AD को आगे बढ़ाया। AD में आपका क्या लगाएंगे आप, tan थीटा लगाने वाले हैं। सर आपको tan थीटा पता कैसे चल जाता है, जरा ध्यान दें। थीटा इधर है, इसके सामने का लंब बनेगा DE, आधार है x और y में ही हमें रिलेशन चाहिए।
हमें करने की कोई जानकारी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया। तो हमारे लिए जो एग्जैक्ट सूत्र बनने वाला है, या तो टेन बनेगा या तो कॉट बनेगा। अब आप इससे पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। तो क्या करेंगे आप, टेन थीटा, थीटा आपका मान कितना है बेटा इस त्रिभुज में, आपका 30 अंश है। लंब क्या है, लंब आप डायरेक्टली लिखेंगे, वाई है, डीई नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो लिख सकते थे, अभी पहले इससे पहले क्वेश्चनों में मैंने आपको अलग अलग करके बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे बेटा, वाई लिखेंगे। लंब आपका क्या होने वाला है, वाई रहेगा इस त्रिभुज में, अपॉन ए। आधार क्या रहने वाला, आधार ए डी, अर्थात उसका मान आपका क्या पता है, आपको एक्स पता है। ये ध्यान दें। टेन 30 का मान बेटा क्या होने वाला, टेन 30 का मान 1/√3 होने वाला है, इक्वल वाई अपॉन एक्स। क्या करने वाले हैं आप, करनी गुणा या तिरछा गुणा करेंगे। एक्स गुणा वाई से करेंगे तो बेटा एक्स आएगा, वाई को गुणा √3 से करेंगे तो आपका वाई √3। इसको आप क्या देने वाले हैं बेटा, समीकरण फर्स्ट देने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, पुनः आप क्या करें, पुनः त्रिभुज, पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा लेने वाले हैं, ई बी। चला ध्यान दे बेटा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी सी ई में, ध्यान दें बी सी ई। क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, श्योरली ही समकोण त्रिभुज बेटा बन रहा है। यदि ऐसा है तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, आप पुनः टेन लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, क्या लिखने वाले हैं, लंब बटे आधार। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, थीटा का मान 45 है, लंब क्या बनने वाला है, त्रिभुज आप ध्यान दें बेटा बी सी ई, लंब क्या बनने वाला है 8 + y, टोटली सी बनना है। जरा ध्यान दें, एक दिक्कत है तो मैं एक बार इसको हम लिख देंगे पुनः, टेन 45 लिखेंगे थीटा की जगह। क्या है बात समझ पा रहे हैं, थीटा 45 है। लंब क्या होने वाला, लंब है हमारा सीई, क्या होने वाला बेटा सीई हमने लिख दिया, अपॉन आधार क्या है बेटा बीसी, ये आपने लिख दिया। इसके बाद इस क्रम को जरा आगे बढ़ाएंगे बेटा हम, तो टेन 45 बेटा, टेन 45 का मान आपका 1 होने वाला है बेटा, 1 लिख दें आप, इक्वल सीई। सीई को आप क्या लिख सकते हैं, 8 + y लिख सकते हैं बेटा, 8 + y, क्योंकि ये दो टुकड़ों से मिलकर बना है। इसके अलावा क्या लिखना, बीसी, बीसी का मान क्या है बेटा, बीसी आपका x होने वाला है बटा 1। आप क्या कराने वाले हैं, करनी गुणा कराने वाले हैं। x गुणा 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, 1 को गुणा इन दोनों से कराएंगे तो आपका क्या होने वाला है 8 + y। इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करने वाले बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 से हल करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, इस क्वेश्चन में दोहरे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऊंचाई भी आपको चाहिए, भवनों के बीच की दूरी। तो क्या ये भवन था, सीई एक बहुमंजिल भवन था, ए भी एक बहुमंजिल भवन है, वह आपका केवल केवल भवन भरा है, और ये सीई आपकी बहुमंजिल भवन है। इनके बीच की दूरी भी चाहिए, अर्थात आपको एक्स का मान भी चाहिए, आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी चाहिए, अर्थात आपको y का मान चाहिए। तब कि 8 में आप जोड़ें y का मान, तब आपकी टोटली ऊंचाई आपका निकल के आने वाला है। अर्थात आपको बेटा x और y दोनों के मान चाहिए। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, इसको आगे बढ़ाएं, लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 1 से x का मान कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में रखें। समीकरण नंबर 2 में जैसे ही रखेंगे तो रख दें बेटा, x लिखा है, x का मान क्या है बेटा y√3 है, आप जो कहते हो लिख दें, इक्वल कर दें। इस x के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, इक्वल क्या लिखा है 8 + y। क्या करने वाले हैं, y को आप पश्चांतर कर दें इस तरफ, y√3 - y = 8। कोई दिक्कत, इन दोनों पदों से एक पहला पद आपका दूसरा पद क्या कॉमन होने वाला है, y क्या बचा आपका √3 - 1 = 8 है, या 8 आ गया आपका। आप क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए 8 अपॉन √3 - 1, यहाँ क्या परमेकरण लगने वाला है, श्योरली परमेकरण लगने वाला है। परमेकरण मैं बार बार बता रहा हूँ, परमेकरण इस चैप्टर्स में लगने ही वाला है। यहाँ पर बेटा कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो आप परमेकरण कैसे कराएंगे, परमेकरण कराएंगे बेटा आप चिन्ह बदल के, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। आप लिख भी सकते हैं बेटा हर का
परिमेयीकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयीकरण। लिखें जरा, परिमेयीकरण करने के लिए चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कराया जाता है। y इक्वल क्या आया, 8 ज्यों का त्यों, कोष्टक में 3 + 1 अपॉन क्या बन गया, यहाँ पर बनने वाला है फार्मूला √3 का वर्ग -1 का वर्ग। क्या ये बात आप समझ पाए? ये फार्मूला कैसे बन जाता है, एक कोष्टक में जुड़ रहा है, एक कोष्टक में क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको बेटा आप a कह देंगे, इसको बेटा आप क्या कह देंगे, b। तो a का वर्ग -b का वर्ग। इसको बेटा आगे बढ़ाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ाया हमने, जरा ध्यान दें, तो y इक्वल क्या निकलने वाला, y इक्वल आने वाला है बेटा आपका 8 ज्यों का त्यों, कोष्टक में √3 + 1 ज्यों का त्यों होने वाला है। जरा ध्यान दें, अपॉन में क्या बचने वाला है, अपॉन में बचने वाला है, इस 2 से अंडर कटने वाला है, तो आपका 3 बच जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा -1, अर्थात y बराबर 8 √3 + 1 बनने वाला है। अपॉन 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो से इसको काटेंगे, आपका क्या बचने वाला है, 4। तो 4 कोष्टक √3 + 1 बनने वाला। ये बेटा आपका y का मान निकला। आप चाहें तो x का मान भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल श्योरली। तो क्या कर दें, आप लिख दें समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर बेटा, जरा ध्यान दें, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर रखें बेटा। रखने पर करेंगे तो आपका समीकरण नंबर 1 क्या है, x इक्वल y √3 है बेटा। x ज्यों का त्यों, y का मान कितना बेटा, 4 √3 + 1, गुणे में क्या आ जाएगा, केवल और केवल √3 आएगा। आप गुणा कराएंगे, 4 और 3 दोनों का ही गुणा कराना है बेटा अंदर, तो 4 तिया कितना निकल के आने वाला है, 12 है। जरा ध्यान दें कैसे, 4 ज्यों का त्यों, √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो 1 3 बाहर निकलेगा। अब √3 का गुणा और 4 का अंदर कराएंगे तो क्या निकलने वाला है, 4 √3, अर्थात x बराबर क्या बनने वाला, 4 तिया 12 + 4 √3। आप चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते या कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो 4 यहाँ से कामन भी ले सकते हैं। तो कामन करने पर क्या बनने वाला है, कामन करने पर बेटा बनने वाला है हमारा x इक्वल 4 तिया 12, 3 कामन हो जाएगा, प्लस √3, यही मीटर। क्या लिख, किसका मान निकल के आ गया, ये बेटा आ गया दोनों भवनों के बीच की दूरी। इसको आप हिंदी में लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः दोनों भवनों के बीच, इसको जरा रेज कर दें, बीच की दूरी कितना आया बेटा, 4 कोष्टक 3 √3 मीटर। यही आपका पहला आंसर होने वाला है। दूसरा आंसर क्या बचा आपको, तथा क्या लिखेंगे, तथा बहुमंजिल, क्या लिखेंगे बेटा, बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई बेटा, कुल ऊंचाई क्या होने वाली है, कुल ऊंचाई होने वाली है आपकी कैपिटल H बराबर 8 + y, 8 ज्यों का त्यों, y का मान क्या निकल के आया बेटा, y का मान आपका निकल के आया है 4 कोष्टक √3 + 1। आप चाहे तो इसको अंदर गुणा करा सकते हैं, तो 4 ज्यों का त्यों, 4 का गुणा √3 से करेंगे तो 4 √3, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आने वाला है। 8 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 4 √3 मीटर। यही आपका टोटल ऊंचाई निकलने वाली है। ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इसी तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, हो सकता है इससे आसान भी पूछे जाएं, लेकिन कैलकुलेशंस बेटा इसी स्तर का रहता है और चित्र इस तरीके के रहते हैं, ज़्यादातर डबल वाले। इस तरीके का क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा में। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आप मेरे बेटा चैनल्स में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि किन विद्यार्थियों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हम उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।